नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि पिछले 3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। और यह क्वेश्चंस आपको बता दूं 2025 की परीक्षा में 100% आने वाले हैं। 100% की गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। लगभग 100 के आसपास, यानी कि 100 की संख्या में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिनमें से आपके 50 से 60 क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो से आने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पिछले 2-3 वर्षों में जो पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको एक प्रकार से यहाँ पर शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी के साथ समझाते हुए चलूंगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो आप यह वीडियो देखने आए हैं तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से शुक्ला स्टडी पॉइंट बीए के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चैनल और सबसे अच्छा काम करता आ रहा है। आपको बता दूं कि मॉडल पेपर 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र अभी बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का जो है कंसेप्ट है, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, उन्हीं के परिचय के बारे में जानना है। बहुत ही एक प्रकार से सरल लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ बता दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टेंशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से सभी लोगों का स्वागत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय माता दी ऑल ऑफ यू। चले आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहेगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। चले, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखने को मिलते नहीं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक प्रकार से बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप इनका नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। कोर्स के माध्यम से आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप मात्र 100 रुपीज़ में प्राप्त कर पाएंगे। उसकी व्यवस्था भी करी गई है। अभी मैं उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। चलिए पहले क्वेश्चंस के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है? ये प्रश्न केवल लिखा हूँ मैं 2023, बाकी 2024, 2018 से आप उठा करके देखेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सब में एक क्वेश्चन पूछा आता है कि सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? सोशल रिलेशन, ठीक है। सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे मान लेते हैं आप पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी से आपने कथा सुना, पंडित जी आपको पहचान गए, आप पंडित जी को पहचान गए। ऐसे आप नाई के यहाँ गए बाल कटवाने के लिए, तो आप नाई का आपका संबंध हो गया, नाई आपको पहचान गया, आप नाई को पहचान गए। ऐसे आप किसी कुम्हार, अभी दीपावली आ रही है, आप किसी कुम्हार से एक प्रकार से जो है मिट्टी का बर्तन खरीदोगे, दिवाली वाली लोगे, तो उसका आपका संबंध बनेगा, तो वो भी एक संबंध बन गया। तो इस प्रकार से समाज में जो है रह रहे जो व्यक्ति होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को एक प्रकार से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में एक जाल क्रिएट होता है। मैकाइवर और पेज नाम के एक विद्वान है, मतलब 2 विद्वान है, मैकाइवर पेज, इन्होंने एक प्रकार से कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल है, और समाज के इन्हीं जाल का अध्ययन या समाज के इन्हीं संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आगे देखिए, 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ है कई परीक्षाओं में। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? बताएं। समाज की प्रकृति माने क्या होता है भैया? प्रकृति माने होता है नेचर। तो समाज के नेचर को कौन सा दर्शाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाज व्यक्तियों का एक संघ होता है। क्या व्यक्तियों का संघ को समाज आप कहते हैं? तो समाज व्यक्तियों के संघ को कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सभी लोग खुद ही सोचो। समाज व्यक्तियों के संघ को कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? समाज जो होता है वो संबंधों का जाल होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इनमें से दूसरा प्रश्न का क्या होगा? देखिए, समाज व्यक्तियों का संघ एक संघ है? नहीं, समाज व्यक्तियों का संघ नहीं होता है, जबकि समूह व्यक्तियों का संघ होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाज जो होता है ये अमूर्त अवधारणा होती है। समाज क्या होती है? अमूर्त अवधारणा, और एक होती है मूर्त अवधारणा। तो व्यक्तियों का संगठन जो होगा वो मूर्त होगा, यानी समिति जो होती हैं वो व्यक्तियों का संगठन होती हैं, वो मूर्त होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका मूर्तता और किसको मिलती है? सामाजिक समूह जो होते हैं,
सामाजिक समूह जो होते हैं वह भी एक प्रकार से मूर्त होते हैं, ठीक है। समुदाय भी आपको मूर्त दिखेगा, चूँकि व्यक्तियों का समुदाय मतलब कि होगा तो समुदाय भी एक प्रकार से आपको मूर्तता दिखाई देगा। जबकि समाज जो होता है, ये प्रश्न खूब पूछा था कि समाज क्या है, समाज, ठीक है, और संस्था, समाज और संस्था, ठीक है, ये दोनों यानी कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं, ये अमूर्त अवधारणा है। ये बात ध्यान रखें, कैसी अवधारणा है, अमूर्त, और बाकी ये सब मूर्त अवधारणा। मूर्त अवधारणा मतलब कि ये व्यक्तियों के संगठन होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। जबकि जो समाज और संस्था होती हैं, ये संस्था जो होती है नियमों की व्यवस्था होती है, और समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है। इसलिए तो संबंध का जाल आपको नहीं दिखेगा, ना संस्था के नियम कायदे दिखेंगे, यानी ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको डोंट टच एंड डोंट सीन, यानी आपको ना दिखती है ना उसको आप छू सकते हैं, बस केवल क्या कह सकते हैं, फीलिंग्स कर, मतलब कि केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा समूर्त कैसी, समाज कैसी अवधारणा है, तो अमूर्त अवधारणा है। संस्था कैसी अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है। आपसे पूछेगा समिति मूर्त है कि अमूर्त, तो बताएंगे समिति मूर्त है, समुदाय भी मूर्त है, और सामाजिक समूह भी मूर्त हैं। ये क्लियर हो गया। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाऊंगा। अब प्रश्न क्या है कि कौन सा कथन समाज की प्रकृति यानी समाज का जो नेचर है, सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी को सही तरीके से दर्शाता है। देखिए, व्यक्तियों का संघ नहीं होगा, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग होता है। बिल्कुल, समाज में दो पक्ष होते हैं, एक तरफ आप देखेंगे सहयोग भी पाया जाएगा और दूसरी तरफ आपको संघर्ष भी मिलेगा। यानी समाज में कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, समाज में एक प्रकार से सहयोग और संघर्ष दोनों की अवधारणा बराबर चलती रहती है। एक तरफ कुछ व्यक्ति आपस में सहयोग करके कुछ काम को करेंगे, कुछ तरफ वही सहयोग के साथ साथ कुछ लोग विरोध भी करेंगे, कुछ आपके काम का, आपके साथ संघर्ष भी करेंगे, कन्फ्लिक्ट भी होगा, और एक प्रकार से कंपटीशन भी होगा समाज में, और एक प्रकार से कोरिलेशन भी होगा, यानी सहयोग भी होगा। यानी समाज एक ऐसी अवधारणा जहाँ पर सहयोग और संघर्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू की भांति चलते हैं, ठीक है। एक हेड के रूप में काम करता है, दूसरा टेल के रूप में काम करता है, जैसे सुख दुख, ठीक है, ऐसे ही रोना और हंसना, ऐसे ही आपका सहयोग और संघर्ष समाज में दोनों पक्ष होते हैं। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसकी प्रकृति को दर्शाता है। समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, नहीं, समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहता है। जबकि आपसे अगर यही पूछता कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कौन रहता है, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या रहता है, समुदाय रहता है, ठीक है। समुदाय की विशेषता, समुदाय की प्रकृति क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, लोगों का संगठन, ये होता है। समाज व्यक्तियों का संगठन नहीं है, यहाँ पर समाज ना होकर के अगर समूह होता तो सही होता, ठीक है, समूह या समिति, ठीक है, यहाँ पर सही होता। समिति व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। समूह एक प्रकार से व्यक्तियों का एक संघ होता है। बिल्कुल, तो समिति और समूह के बारे में बिल्कुल सही प्रतीत होगा। समाज के बारे में ये संघर्ष वाला, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, समाज संघर्ष मिश्रित क्या होता है, सहयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही समझ में। अब आप जो अभी तक बहुत सारे बच्चे गुरुजी चैप्टरवा पूरा नहीं पढ़ाए, अभी समझो चैप्टरवा की एकदम से धुआं करने वाले हैं आप, चैप्टरवा एकदम से खलास हो जाए, कुछ पढ़े की जरूरत नहीं है। यह देखो, यह जाके पेपर में आएगा, ठपा मतलब जाओ ऐसे लिख के चलाओ, आराम से ऐसे टिक लगा के चलाओ, बैठो खाली, बस ऐसे 4-5 वीडियो देवे, बढ़िया बढ़िया वीडियो वह देख लियो। 4-5 वीडियो के बहिरे कुछ अवहिक नहीं है का जान लियो। ये अकेले वीडियो वो से बताए थे, नहीं, इस अकेले वीडियो से आपके बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, किसने समाज शास्त्र को यानी सोशियोलॉजी को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गणित शास्त्र या सामाजिक गति शास्त्र और स्थिति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया। सामाजिक स्थितिक या स्थिति शास्त्र और गति शास्त्र के रूप में किसने एक प्रकार से किया है भैया, तो उनका नाम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगस्त काम्टे महोदय, अगस्त काम्टे महोदय यानी ए काम्टे, यानी अगस्त काम्टे महोदय ने 1838 ईस्वी में सबसे पहले समाज शास्त्र की सोशियोलॉजी कहा था। यानी कि सोशियोलॉजी शब्द देने वाले कौन है, सोशियोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था, कहा था कि सोशियस, ठीक है, सोशियस और लोगोस, ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस से बना सोसाइटी और लोगास से बना है लॉजी, ठीक है। इससे बना क्या, एक प्रकार से समाज शास्त्र बना, कि एक प्रकार से जो शास्त्र या विज्ञान समाज का अध्ययन करता है वही समाज शास्त्र होता है, ऐसा इन्होंने कहा। 1838 में समाज शास्त्र का एक प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द दिया इन्होंने। इससे 1838 से पहले इसको क्या कहते थे, इसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। किसके नाम से भैया, सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे,
सामाजिक भौतिकी के नाम से समाजशास्त्र को इससे पहले जानते थे, ये बात यानी सोशियो फिजिक्स के नाम से जानते थे। ये प्रश्न भी खूब पूछा गया है कि समाजशास्त्र को 1838 से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सामाजिक भौतिकी के नाम से या सोशियो फिजिक्स के नाम से जाना जाता था। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये सोशियो फिजिक्स किसने नाम दिया था, तो समाजशास्त्र के जो है जनक यानी कि अगस्त काम्टे ने दिया था। अगस्त काम्ट और कौन है, समाजशास्त्र के जनक भी हैं, यानी अगस्त काम्ट जो है क्या हैं, समाजशास्त्र के जनक भी हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशोलॉजी भी हैं ये। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो 1857 ईस्वी में अगस्त काम्टे की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में। इस तरीके से अगस्त काम्टे से बनने वाले तमाम प्रश्न आपके दिमाग में आ गए। अगस्त काम्टे का एक सिद्धांत है जिसका नाम है क्या, प्रत्यक्षवाद। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया, परीक्षा पूछा आता है। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया, अगस्त काम्टे ने ही दिया है। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में बन सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। क्लियर। और इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र के रूप में बांटा। क्लियर, किसने, अगस्त काम्टे ने। यहाँ पर आप देखेंगे इमाइल दुर्खीम का नाम दिख रहा है। इमाइल दुर्खीम जो है ये इन्होंने बड़ा काम अच्छा किया है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया। क्या दिया, आत्महत्या का सिद्धांत दिया किसने, इमाइल दुर्खीम ने। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, किसने कहा, इमाइल दुर्खीम ने कहा। इसके अलावा इमाइल दुर्खीम ही सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी यही देते हैं। इमाइल दुर्खीम आत्महत्या के एक प्रकार से कई प्रकार बताते हैं, सामाजिक कारण के द्वारा आत्महत्या व्यक्ति करता है ये भी डिसाइड करते हैं इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम अगस्त काम्टे के बाद में इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे विद्वानों ने बहुत काम किया है समाजशास्त्र को लेकर के। ठीक है, तो इमाइल दुर्खीम हो गए। इसके अलावा मैक्स वेबर की बात की है तो इन्होंने सत्ता की अवधारणा दी है। कौन सी अवधारणा भैया, प्रश्न पूछा आता है, सत्ता की अवधारणा किसने दी है, सत्ता की अवधारणा किसने दी भैया, तो सत्ता की अवधारणा किसने दी है, अगर मतलब कि मैक्स वेबर ने दी है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप तमाम प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आगे देखेंगे 2023-24 में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका, पुस्तक द सोशल ऑर्डर, बहुत ही फेमस पुस्तक है, 2023 में प्रश्न पूछा गया है और कई विश्वविद्यालय में 2024 में प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, रॉबर्ट बी स्टीड। रॉबर्ट बी स्टीड की ये पुस्तक है, कौन सी, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्राह समनर की अगर बात की जाए, ग्राह समनर की पुस्तक की बात की है तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ग्राह समनर की एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फॉकबेज नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है भैया, फॉकबेज नाम की पुस्तक है, ग्राह समनर की है। ठीक है, समनर ने एक प्रकार से समूहों को कितने भागों में बांटा, तो समनर ने समूहों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह। कौन से समूह भैया, अंतः समूह और बाह्य समूह में समूहों को किसने बांटा, ग्राह समनर ने बांटा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, समूहों को 2 भागों में किसने बांटा, तो 2 भागों में एक व्यक्ति और ने बांटते हैं, उनका नाम है चार्ल्स कूले। ठीक है, ये कूले महोदय, कूले महोदय ने समूहों को 2 भागों में बांटा। 2 प्रकार के समूह कौन से, प्राथमिक समूह। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में खूब प्रश्न, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में समूहों को किसने बांटा, तो चार्ल्स कूले ने बांटा। ये प्रश्न पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। तो इस तरीके से मैं ऐसे ही आपको यही वीडियो आप देख लेंगे तो इतना डिस्क्राइब करके आपको समझा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना नॉलेज आपके अंदर चला जाएगा भैया कि आप सोचोगे TGT आ जाएगा तो निकाल दूंगा मैं। ठीक है, TGT PGT भी आप निकाल दोगे अगर इस वीडियो को आप देखेंगे। आगे चल करके आपको मास्टर बनना है, ठीक है, समाजशास्त्र से या MA वगैरह करना, तो आपके लिए एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना बहुत सफिशिएंट है। कोर्स में आपको ज्वाइन होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्स में आज जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका ही फायदा होगा। क्यों, कोर्स में कैसे ज्वाइन होना इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखें, कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ये सब जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनकी PDF नोट्स आपको मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों की क्लासेस आपकी करवाई जाती हैं। आप जुड़ जाएं अभी ग्रुप से हमारे 91 61 93 60 62, यानी जिनको सोशियोलॉजी में अच्छी पढ़ाई करनी है या PDF नोट्स के साथ पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को कंठस्थ करना है, उनके लिए एक प्रकार से है। और बाकी BA की परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद में ये जो आपके दिमाग मतलब कि आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी पर्सनली। यही नहीं बल्कि और भी जो 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला मैं लाऊंगा, 500 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला लाऊंगा एक ही वीडियो में, लाइव क्लास के माध्यम से पूरा समाप्त कर दूंगा, पूरा का पूरा सोशियोलॉजी। वो भी वीडियोस की आपकी प्लेलिस्ट जो होगी इसी ग्रुप में मिलेगी। मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन होने का एक प्रकार से है, आपको मात्र 100 रुपये सेंड करने होंगे। आपको एक प्रकार से वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली बात सभी सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं भैया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, सभी का एक प्रकार से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लिखित क्वेश्चंस
लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स, ठीक है, मॉडल पेपर की मतलब कि वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जो भी हो चुके हैं वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की सुविधा मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। इसके साथ ही साथ आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है वो भी एक प्रकार से इसी 100 रुपये में आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी मात्र 100 रुपये में BA की आप पूरे के पूरे सेमेस्टर की तैयारी, पूरा एक सेमेस्टर मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपका करवाया जा रहा है। तो अभी फटाफट से SMS करके ज्वाइन कर लें 9161936062 पर। SMS क्या करना है, आप अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं आप अपने सब्जेक्ट के नाम भी बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देंगे। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा कहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उसमें आपको एक प्रकार से जो भी क्लासेस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, जो भी क्लास जितने बजे होगी सब आपको वहाँ पर डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप हमसे पर्सनली डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, ठीक है, और आपके डाउट वगैरह क्लियर होते रहेंगे। फटाफट से SMS करके आप ज्वाइन कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी SMS करें। बहुत ही एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है कि मात्र 100 रुपये में ही एक प्रकार से आपके लिए सारी चीज़ें करी जा रही हैं। अगर आप एक प्रकार से 100 रुपया के बारे में मत सोचिए कि 100 रुपया हमारा जा रहा है, 100 रुपया आपका बहुत अच्छी जगह जा रहा है, ठीक है। उस 100 रुपये में आप एक प्रकार से कितनी बड़ी चीज़ें आप प्राप्त कर पा रहे हैं ये आप सोचिए उस समय। और मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल रही हैं। एक सब्जेक्ट की आप अगर बुक खरीदने जाओगे लगभग 300 के आसपास पड़ेगी, 200-300 रुपये की एक बुक पड़ेगी, ठीक है। सीरीज आपकी 60-70 रुपए की पड़ती है एक सब्जेक्ट की। अब सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो आपको मात्र 100 रुपए में ज्वाइन हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को कोर्स लेना चाहिए जितने भी BA कर रहे हैं, तो फटाफट से SMS करके कोर्स ज्वाइन कर लें। अभी आपके एक प्रकार से आपका एक प्रकार से बहुत ही बेनिफिट्स होगा और बहुत ही जल्दी आपकी तैयारी मतलब की हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट एक प्रकार से कवर कर दिए जाएंगे, इसमें चिंता न करें। मात्र 100 रुपीज़ में SMS करें 9161936062 पर। चले आगे देखते हैं। ऐसे ही मैं चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा और ऐसे ही आप तहलका मचाते हुए चलेंगे। प्रश्न द सोशल ऑर्डर किसने लिखी भैया? रॉबर्ट बी रिस्ट्रीट नाम के समाजशास्त्री ने। याद कर लीजिएगा प्रश्नों को भैया। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है तो मैं यही चेतावनी दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, जब आपको PDF सेंड किया जाएगा तो PDF में इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। अब आप सोचे कि गुरुजी क्यों नहीं देंगे आप? इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जब आप यहाँ से वीडियो देख करके जाओगे फिर अपने घर पर उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप हल करोगे, इसको आप लगाओगे, टिक लगाओगे। अब उसमें आप देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चंस किया, ठीक है, तो आपका एक पेपर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो एक पेपर आप पहले से दे पाएंगे। अब उसमें कितना आपने सही किया कितना गलत किया आप खुद ही डिसाइड करेंगे और फिर आकर के वीडियो देख करके अपना मिलान कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि 3 बार आपकी तैयारी हो जाएगी एक ही तरीके से। तो ये तैयारी का एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको करना क्या है। आपको एक प्रकार से बस यही करना है कि आपको ये मॉडल पेपर देखना है, फिर इसके बाद में इसको घर पे जाकर के मतलब कि देखने के बाद में फिर कल या एक दिन बाद उसको एक प्रकार से आपको देखना कि आपको कितना चीज़ें याद हुई या कितना चीज़ें आपके दिमाग में रुकी। अब जब आप उसको पेपर के रूप में इसको हल करेंगे फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपने गलत किया सही किया उसको मिलाने के लिए फिर से आप ये वीडियो देख लीजिएगा करके। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको सारी मिलेंगी, हरदम मिलेंगी। जब इच्छा हो तब वीडियो देखिए, ठीक है। तो फिर जब इसको देखेंगे तो आपका एक प्रकार से सारा चीज़ दिमाग में आपके रुक जाएगा और कोई भी कहीं से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहीं से आपके दिमाग में रुकेगा और याद होने की कोई टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ी फेमस पुस्तक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट से आप बताएंगे। सोशियोलॉजिकल प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है S.W. मिल्स ने, ठीक है। किसने लिखा है? S.W. मिल्स या SA.W. मिल्स, सा माने S कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। S.W. मिल्स ने इस पुस्तक को लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पर मैक्स वेबर की अगर बात की तो सत्ता के उदाहरण देते हैं, ये प्रश्न खूब पूछाता है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कौन सी भैया? वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स से। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? ये भी प्रश्न इन्हीं से आता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो है जनक भी एक प्रकार से कौन माने जाते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। क्लियर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और हाँ, 1848 ईस्वी में ही एक प्रकार से इनका एक रचना मतलब इनकी और इनके एक मित्र थे एंजिल्स, ठीक है। एंजिल्स नाम के इनके एक मित्र थे। एंजिल्स और कार्ल मार्क्स की एक रचना 1848 में मतलब एक लेख आते हैं, उस लेख का नाम है क्या? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये एक प्रकार से एंजल्स और कार्ल मार्क्स की एक प्रकार से एक लेख है, 1848 में प्रकाशित हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कई प्रश्न आपका बना कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स हैं। एंजल्स और मतलब कि कार्ल मार्क्स का क्या संबंध था, आपस में मित्र थे, बहुत घने मित्र थे। कब प्रकाशित हुए, 1848 में, ठीक है। कार्ल मार्क्स मतलब वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। और एक प्रश्न से कथन को लेकर के पूछा आता है कार्ल मार्क्स को कि अब तक का समाज या अब तक के एक प्रकार से अब तक के इतिहास में जितने भी समाज रहे हैं वो सब वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। अब तक का इतिहास किसका, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। समाज में दो वर्ग होते, एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग, किसने बांटा, कार्ल मार्क्स ने बांटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है कार्ल मार्क्स, आपने इनका एक प्रकार से समझ लें। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से तैयार हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक SW मिल्स ने लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे। क्या आपको ये क्लास करने में मजा आ रहा है, बिल्कुल बोले मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कोंत मतलब अगस्त कॉम्ट ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग की मतलब नहीं किया था, रचना नहीं की थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया था, 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को क्या कहा था, सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स के नाम से कहा था। सोशल स्टैटिक्स नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई होगा नहीं। सोशल डायनामिक्स में सोशल फिजिक्स, यहाँ पर बिंदी काट दे, सोशल फिजिक्स, ठीक है। यानी कि सामाजिक भौतिकी क्या कहा था, सामाजिक भौतिकी कहा था। अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी अगस्त कॉम्टे ने ही कहा था। और मतलब कि एक प्रकार से उसके बाद में 1838 ईस्वी में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने, अगस्त कॉम्टे ने। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्षवाद के उदाहरण भी अगस्त कॉम्टे ही देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। क्लियर। समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। आगे देखें, फ्रांस के निवासी थे। अगस्त कॉम्टे कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कब मृत्यु हुई थी, 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ये सब प्रश्न खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे दिमाग में ऐसे सब रटे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए पिछले 6-7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है। ताकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ऐसे मैं नहीं इतना दुबला पतला कमज़ोर सा आपको दिखता हूँ, क्यों, चूँकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत, मैंने अपनी पढ़ाई एकदम से ब्रेक कर दी आप लोगों के लिए कि मैं एक प्रकार से खुद पढ़ूंगा आपके सिलेबस को कवर करके और आपको इतना धाकड़ तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज तक आपने BA में ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा पूरे जीवन में, ठीक है। तो BA के क्षेत्र में आपको इससे पहले ऐसी क्लास पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगी। पूरे आप अपने क्लास में पढ़ते होंगे, आपके टीचर वगैरह आपको ऐसी क्लास नहीं प्रोवाइड करवाते होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है। मैं एक प्रकार से बड़ी बड़ी संस्था BHU में मैं पढ़ा हूँ। अब BHU में भी एक प्रकार से जिस तरीके से मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं। आप चाहे जहाँ पर जाकर करिए, कोई सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आप जा करके एक बार देख लो अपने कॉलेज में। आप अपने कॉलेज से उदाहरण ले लीजिए कि कैसे पढ़ाया जाता है। चले आगे देखते हैं। प्योर सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताएं। प्योर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है भाई। प्योर सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है लेस्टर F वार्ड ने। किसने लिखा है, लेस्टर F वार्ड महोदय ने लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैकआवर पेज का कौन सा कथन था, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकआवर पेज, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। चार्ल्स कुले किसने क्या बांटा, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में समाज को, मतलब समूह को। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र के संदर्भ में समाज को किसने मतलब कि किससे बनता है, बताए। समाज किससे बनता है, समाज शास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है, व्यक्तियों से बनता है समाज या व्यक्तियों के बीच संबंधों से, बिल्कुल सामाजिक संस्थाओं से बनता है, व्यक्तियों के बीच संबंध से, या फिर B और C दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, समाज जो होता है किससे बनता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाज जो बनता है वो एक प्रकार से सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बनता है। चूँकि मैंने बताया था संस्थाएं भी कैसी होती हैं, संस्थाएं भी अमूर्त होती हैं। और अमूर्तता इसलिए होती है क्योंकि संस्थाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से नियमों की व्यवस्था होती है। संस्था क्या होती है, संस्था नियमों की व्यवस्था होती है, नियमों की व्यवस्था होती है। संस्था क्या होती है, नियमों की व्यवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा, नियमों की व्यवस्था। समाज क्या होता है, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया और कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। तो व्यक्तियों के बीच संबंध और सामाजिक संस्थाएं ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका D लगा देंगे, B और C दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप इन सभी चीज़ों को, प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ ध्यान देते हुए चलेंगे।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, चूंकि आपको टेस्ट भी देना है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को आपको घर पे हल करना है और आप हल करके आकर के फिर जब कमेंट बॉक्स में इसमें आएंगे और फिर से जब आप मिलाएंगे अपना ये क्वेश्चन जब मिलाने होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है कि गुरुजी हमने इतने प्रश्न में इतना सही किया है। ठीक है, आपको प्रश्नों को गिन लेना है और उसको एक प्रकार से मिला करके फिर आपको कमेंट करके हमको बताना पड़ेगा कि गुरुजी हमने इतना सही किया। ठीक है, तो आप ये काम जरूर करेंगे और विश्वास मानिए अगर आपने रणनीति मेरी फॉलो कर ली आप टॉप करोगे। चूंकि मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका यह है कि वो टॉप कर सकते हैं बीए में 100 में से आप 99 नंबर ला सकते हो, 99 नंबर आप ला सकते हो, 100 भी ला सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन गलत देते हैं ताकि 100 में से 100 बच्चा कोई ना मार दे। आप 99 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, 100 के 100 सही करके आ सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली और सोशियोलॉजी वगैरह अगर आपने सही तरीके से देख लिया भैया ना, मेरे विश्वास मानिए कि अगर आपने जैसा मैंने बता दिया वैसा आपने किया, आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आप ही टॉप करोगे, आपका कोई बच्चा दूसरा टॉप नहीं करने वाला है। तो आप मेहनत करके पढ़ो। ठीक है, आपके सभी के नंबर 90% से ऊपर आने वाले हैं अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया तो। ठीक है, चले निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है इनमें से बताएं। 2024 में प्रश्न पूछा गया समिति इनमें से कौन सा समिति नहीं है बताएं। समितियां क्या होती हैं बेसिकली? समिति में मैं आपको बताऊं, देखिए समाज सुधार का संगठन जो होता है एक समिति होती है, संगठन जो समाज सुधार के लिए बनाया जाता है। तो इसका क्या समितियां निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है जो उद्देश्य पूरा करने के बाद में भंग कर दी जाती हैं। समितियों की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, समितियों की सदस्यता अस्थायी भी नहीं होती है, समितियां भंग भी हो जाती हैं, समितियां अस्थायी होती हैं। समितियों का नेचर जो होता है कैसा होता है, प्रकृति उनकी अस्थायी होती, कभी भी भंग हो सकती है, यानी कि उद्देश्य पूरा होते ही समितियां भंग कर दी। जैसे कि दुर्गा पूजा भी ठाना है, दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा की समिति बनाई गई, अब दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, समिति भी ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो गया। तो समाज सुधार संगठन ये भी एक समिति है। राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज भी एक समिति है। ठीक है, कॉलेज भी एक समिति ही होता है। जबकि गांव जो होता है क्या होता है, समुदाय का रूप गांव होता है। तो गांव क्या होता है, समुदाय। क्योंकि गांव जो होता है एक निश्चित उद्देश्य गांव का नहीं होता, गांव बहुत पहले से बसा हुआ है। तो गांव एक समुदाय है। समुदाय क्या होता है, समुदाय में हम कि एक गांव के बच्चे को अगर आप दूसरे गांव का कोई बच्चा कोई मार दे तो पूरा गांव वाले एक प्रकार से उस गांव मतलब विरोध करते कि क्यों आपने मारा। ठीक है, यानी गांव के लोग आपस में कि भले कहीं कहो हमारे गांव का, हमारा दुश्मन है लेकिन मेरे गांव का है। ठीक है, हम की भावना होती है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। तो गांव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है कि नहीं रहता है? देखिए गांव की कोई सीमा होती है कि नहीं होती? गांव की सीमा होती है। तो गांव में बहुत सारे लोग व्यक्ति तमाम सारे लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, उनका गांव का दायरा फिक्स होता है। ठीक है, और वो एक प्रकार से हम की भावना कैसे जुड़े रहते हैं। गांव का अपना एक नाम होता है, तो समुदाय का भी एक अपना विशिष्ट नाम होता है। क्लियर? और एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गाँव में मतलब गाँव में जिस गाँव में पैदा हुए हैं उसी गाँव के आप निवासी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है समुदाय। तो समुदाय आपका ये हो गया। तो यानी गांव क्या है, एक समुदाय है, समिति नहीं है। अगला प्रश्न, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? इमाइल दुर्खीम, मैंने आपको बताया था सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, अहंगवादी, परार्थवादी, ये सब आत्महत्या किसने बताई है? कैटेगरी इमाइल दुर्खीम ने बताई है। आप इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत ऐसे याद रखें क्योंकि इमाइल दुर्खीम नाम से ही स्पष्ट है कि भाई बहुत दुखी रहते थे। इमाइल दुर्खीम मतलब बहुत दुखी व्यक्ति, और दुख में जो व्यक्ति रहता है वही तो आत्महत्या करता है। तो ऐसे याद रखेंगे इनको, दुर्खीम को। तो समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला कौन मानते हैं भैया? इमाइल दुर्खीम मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोशल ऑर्डर पुस्तक, द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने लिखी है। ये बात ध्यान रखेंगे। सत्ता की अवधारणा कौन देते हैं? मैक्स वेबर। कितनी प्रकार की सत्ता बताते हैं? 3 प्रकार की सत्ता, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता और एक अर्जित सत्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका भैया, 1838 में समाजशास्त्र का नाम देने से पहले अगस्त काम्ट ने इसे क्या नाम दिया था? तो अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र से पहले इसको क्या नाम दिया था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सोशल फिजिक्स या ठीक है सोशल फिजिक्स ही कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पुस्तक और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये बताएं कि ह्यूमन सोसाइटी नाम की एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में खूब पूछी गई है। ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बताएं, इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में पूछा गया है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसके पुस्तक के लेखक कौन है भैया? किंग्सले डेविस। ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, किंग्सले डेविस। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस महोदय हैं। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस महोदय हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर जी.एस. घुरिये, डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जी.एस. घुरिये का सदाशिवराव घुरिये, ठीक है, क्या नाम है? सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है, जी.एस. घुरिये का। जी.एस. घुरिये कौन है? भारतीय समाजशास्त्री हैं। कौन है भैया ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, डॉक्टर जी.एस. घुरिये, ठीक है। बहुत काम किया इन्होंने एक प्रकार जी.एस. घुरिये ने समाज शास्त्र को लेकर के भारत में। तो जाति पर विशेषताएं इन्होंने, मतलब जाति पर बड़ा काम किया है जी.एस. घुरिये ने। किस पर काम किया है? जाति पर बहुत काम किया है, ठीक है, ओके। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है अभी? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो हैं, इन्होंने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो जाति की 6 विशेषताओं को बताते हैं कौन? जी.एस. घुरिये। 2025 में, 2024 में, मतलब 2024 में प्रश्न, 2023 में सब में आया हुआ है और प्रश्न ये पूछा भी जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन से किसने कहा कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं बढ़ती? बताएं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं बढ़ती है, ये किसने कहा? 2018-2024 में प्रश्न आया है। किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं, मैकाइबर पेज ने कहा था, ठीक है, मैकाइबर पेज। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है? सभ्यता जो होती है, जैसे कि मान लेते हैं आपकी सभ्यता, सिविलाइजेशन में एक प्रकार से क्या होता है, जैसे कि जितनी भी वस्तुएं, आपका जितनी भी सुख सुविधा होती है वो सब सभ्यता होती है। तो सुख सुविधा में वृद्धि होती है लेकिन संस्कृति में नहीं होती, क्योंकि संस्कृतियाँ विचार होते हैं, नियम कायदे होते हैं। तो संस्कृतियां धीमी गति से एक प्रकार संस्कृति का विकास होता है, सभ्यता का विकास तीव्र गति से होता है। आविष्कार लगातार हो रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको किसने कहा भैया? सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है और परंतु संस्कृति नहीं, मैकाइबर पेज का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे। 2018-2023 में प्रश्न पूछा गया है, 25 में आने की संभावना ज़्यादा है। किसने कहा कि संस्कृति वह जटिल सभ्यता, मतलब समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है? तो बिल्कुल संस्कृतियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से ही होती हैं, जैसे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, तो ये धीमी गति से विकास होता है सभ्यता में, जैसे कि टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब सभ्यता के अंग हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल बोर्ड, ये सब। क्लियर? इसको किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृति व जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह कथन किसने कहा था? हर्ष कोविट्ज़ ने कहा था। किसने कहा था? हर्ष कोविट्ज़ नाम के विद्वान ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पर संस्कृति ग्रहण, मतलब पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करता है। 2023 और 2024 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पर संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचना के परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को एक प्रकार से, ये एक प्रकार से जो है संबोधित करता है क्या पर संस्कृतिकरण? पर माने दूसरे का, संस्कृति माने कल्चर और ग्रहण माने ग्रहण करना, अपनाना। तो जब हम एक प्रकार से अपनी संस्कृति को छोड़ करके कोई दूसरी संस्कृति अपनाते हैं या अपनी संस्कृति में किसी दूसरे के विचारों को फॉलो करने लगते हैं, वही प्रक्रिया पर संस्कृतिकरण या पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गई चीजें? तो ये होता है आपका पर संस्कृतिकरण या पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन को दर्शाती है, संबोधित करती है, पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है। 2023-24 में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है? 2015, 17, 22, 23 और 24-25 में एक प्रकार से कई विश्वविद्यालय प्रश्न पूछा गया है। आपकी बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, 25 में आएगा प्रश्न, 24 में पूछा गया है कई विश्वविद्यालयों में। देखिए, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? एडवर्ड टाइलर या मॉर्गन या ऑगबर्न या वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क तो विवाह से रिलेटेड है, इन्होंने ये वेस्टरमार्क कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, विवाह जो होता है, विवाह को लेकर के वेस्टरमार्क ने बड़ा काम किया है। विवाह को लेकर के वेस्टरमार्क क्या कहते हैं? वेस्टरमार्क क्या कहते हैं भैया? वेस्टरमार्क का पुस्तक है एक, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है। क्या पुस्तक है इनकी? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यानी मनुष्य की शादी को लेकर के इन्होंने एक प्रकार से चीज़ें लिखी हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक इसकी वेस्टरमार्क की है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। और वेस्टरमार्क ने कहा कि एक विवाह विवाह का सर्वोत्तम रूप होता है। ये प्रश्न भी खूब पूछा गया कि एक विवाह विवाह का सर्वोत्तम रूप है, किसने कहा? तो वेस्टरमार्क ने ही कहा है। क्लियर? विवाह को लेकर के बड़ा काम किया। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑगबर्न नाम के विद्वान ने दी है। ऑगबर्न नाम के विद्वान ने क्या दी है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी। सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है? विलंबना मतलब होता है विलंब से चलना। किसका? संस्कृति। संस्कृति कितनी होती? समझो आप,
संस्कृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति, ठीक है, एक होती है भौतिक संस्कृति, ठीक है भैया, भौतिक संस्कृति, और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। कौन सी होती है? अभौतिक संस्कृति होती है दूसरी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है, अब ये समझो, अब सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा में सांस्कृतिक विलंबना पूरा चैप्टर ही खत्म कर देता रहा हूँ, तुरंत चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ महोदय। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दीजिए, ऐसे प्रश्न लिखित में आता है। सांस्कृतिक विलंबना है क्या? जब संस्कृतियाँ बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जैसे कि ये पेन हो गया, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये रिमोट हो गया, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति। टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज जो है, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति हैं। यानी सभ्यताएं बेसिकली भौतिक संस्कृति के ही अंग होते हैं। तो संस्कृतियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति जो आप देखते हैं, सुनते हैं, जिससे आप मौज लेते हैं, इंजॉय करते हैं, वो सब भौतिक संस्कृति। जिसको आप जैसे ये आप टीवी देख रहे हैं, रिमोट देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति से नियम, कायदा, रीति रिवाज, ठीक है, ये सब होता है। तो अभी मैं मैकावे पेज ने क्या कहा था कि जो है संस्कृतियां जो होती हैं वो धीमे विकास करती हैं और जो सभ्यताएं होती हैं तीव्र गति से आगे बढ़ती है। तो भौतिक संस्कृतियां तीव्र गति से आगे बढ़ जाती हैं। जैसे एरोप्लेन का विकास हो गया, लेकिन हो सकता है एरोप्लेन में बैठने लायक एक प्रकार से उतना दिमाग सभी लोगों का काम ना किया हो। यानी कि एरोप्लेन जो जिसने बनाया है उसका दिमाग तो काम कर रहा है वहाँ तक, लेकिन पूरा समाज उनके साथ नहीं आगे बढ़ गया है। यानी और समाज का एक प्रकार से अभी दिमाग अभी पीछे ही है। अब सभी अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी हो जाएंगे, सभी जो है चाणक्य और सभी अरस्तु थोड़ी ना बन जाएंगे। क्लियर? तो संस्कृतियों का विकास तो अभौतिक संस्कृति जो है उसका विकास धीमा होता है और भौतिक संस्कृति का विकास तेज होता है। और यही धीमा तेज में क्या होता है? भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे ही रह जाती है। और यही प्रक्रिया विकास की चलती रहती है। और यही प्रक्रिया आगे और पीछे होने की प्रक्रिया विलंबता की प्रक्रिया कहलाती है। इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना क्या समझ में आ गया? जब एक संस्कृति आगे निकल जाए, दूसरी संस्कृति का विकास उसकी तुलना में धीमे हो, तो वह संस्कृति क्या होती है? इस प्रकार की अवधारणा या इस प्रकार की प्रक्रिया ही सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को स्पष्ट करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो फटाफट से आप लाइक ठोको। चले, समझ में आ गई चीज़ें? थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भैया? बताओ, मज़ा ना रहा तो पैसा वापस। क्लियर? चले, सभी लोग लिख लीजिएगा। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं? विवाह, एक विवाह का अच्छा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, वेस्टरमार्क ने कहा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक पुस्तक के कौन है? वेस्टरमार्क हैं। अकबर ने क्या कहा? सामाजिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? जो है अकबर ने। संस्कृतियाँ कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की, भौतिक और अभौतिक, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें? बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकाइवर पेज ने कहा। शीत जगत का नाम समूह किसने दिया? द्वितीय समूह को शीत जगत किसने कहा है भैया? तो किसने कहा है? चार्ल्स कूले ने कहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? 17, 18, 20, 22 सब में पूछा गया है। हर्ष कोविड्स ने कहा क्या? कि संस्कृति मानव निर्मित का पर्यावरण भाग है, ठीक है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? हर्ष कोविड्स ने कहा। किसने कहा? हर्ष कोविड्स ने। हर्ष कोविड्स की एक पुस्तक भी है, बड़ी फेमस पुस्तक है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। सॉरी, कौन सी पुस्तक है इनकी भैया? मतलब इनकी, बिल्कुल, मैं एक पुस्तक मेरे ध्यान में आ रहा था भैया, चले फिर ध्यान में आएगा तो बता दिया जाएगा। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा? हर्ष कोविड्स ने कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा कौन देगा भैया? जो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा देगा। क्योंकि सांस्कृतिक विलंबना तभी स्पष्ट आप कर पाएंगे जब भौतिक और अभौतिक में उसको कैटेगराइज करेंगे। मैंने इसीलिए आपको सांस्कृतिक विलंबना पूरा समझा दिया था। 16, 17, 23 में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका क्या नाम होता है? फटाफट से आप बताएंगे। सभ्यता में होने वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका नाम है, तो सभ्यता में होने
वाली वृद्धि जिस दिशा में होती है उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं प्रगति। जब एक प्रकार सभ्यता में विकास होता है उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। सभ्यता में विकास का मतलब जैसे कि मान लेते हैं पहले पंखा था हवा देने के लिए, फिर पंखे के बाद में कूलर बना तो विकास हो रहा है, कूलर के बाद में क्या बना, एसी बन गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, विकास है। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेस है, ठीक है। इसी को सभ्यता में होने वाली वृद्धि को विकास कहते हैं, ठीक है। 2022 में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन साहब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। 2022, 23, 24 लगातार क्वेश्चन पूछा गया। पिछले 3 वर्षों में यही मैं बता रहा हूँ कि भाई 22, 23, 24 लगातार आया हुआ प्रश्न है। ऐसे सारे क्वेश्चन आए हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, ठीक है। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी भैया, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है सांस्कृतिक तत्व। कौन सा है, सांस्कृतिक तत्व। इनमें से सांस्कृतिक तत्व जो होता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूं। चलें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा महोदय, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ओके, प्रश्न आ चुका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परंपरा के अंतर्गत आता है, बताएं। कौन सा व्यवहार जो है परंपरा के अंतर्गत आता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भैया परंपरा के अंतर्गत आता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा व्यवहार जो है किसके अंतर्गत आता है, परंपरा के अंतर्गत आता है। परंपरा, ठीक है। परंपरा, रीति रिवाज, ये सब क्या होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। इनमें से कन्या विवाह में दहेज देना हो गया, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, ये हो गया। या फिर एक प्रकार से छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई को डांटना, या घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो आया था वो। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके वैसे तैयार हो गए। कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा तैयार हुआ भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ कन्या विवाह में दहेज देना, ठीक है। कन्या विवाह में दहेज, मतलब पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम कब आया, दहेज निरोधक अधिनियम आया था आपका 1961 में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होगा घरेलू हिंसा अधिनियम जो है कब आया था, 2005 में आया था। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दहेज निरोधक अधिनियम कब आया, 1961 में। विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1955 में। ये सब ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परंपरा के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा परंपरा के अंतर्गत आएगा भैया, तो कन्या विवाह में दहेज देना एक परंपरा है, लगातार चलती आ रही है, ठीक है। और परंपरा लगातार चलती रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है, 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी आर्थिक संस्था है भैया, आर्थिक संस्था इनमें से है उत्पादन की प्रणाली जो है एक आर्थिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है, इनमें से संस्था, इनमें से कौन सा केवल संस्था, तो विवाह एक संस्था है। विवाह एक संस्था है, नियमों की व्यवस्था होती है। विवाह को आप देखते हैं कि विवाह कोई है, विवाह एक संस्था होती है, नियमों की व्यवस्था होती है। विवाह में नियम कायदे कि इस तरीके से आपका विवाह होगा, ठीक है। विवाह संस्था के द्वारा ही एक परिवार का निर्माण होता है, एक महिला और एक पुरुष एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं विवाह संस्था के द्वारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति एक समय एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के बाद, तलाक माने अगर छूटी छुटान हो जाता है, या पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे एक विवाह, ठीक है। एक विवाह में क्या होता है कि तलाक के बाद भी दोबारा वो विवाह करने के लिए एक प्रकार से नहीं तैयार होता है। ऐसे विवाह को प्राय एक विवाह कहते हैं। वर्तमान में यही विवाह का स्वरूप प्रचलित है। इसी विवाह को वेस्टरमार्क ने कहा कि यह विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, ठीक है। अब बहुविवाह में क्या होगा, बहुपत्नी हो जाएंगी तो भी दिक्कत होगी, और बहुपति हो जाएंगे एक पत्नी के तो भी मारपीट हमेशा होती रहेगी। वो कहेंगे उनसे ज़्यादा प्यार करते हो, कहेंगे उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, किसने कहा भाई, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एडवर्ड टायलर का कथन है कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है। ये बात ध्यान, 15, 16, 18 समय प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या किसने प्रस्तुत करी है। तो धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या किसने प्रस्तुत की भैया, धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलें, प्रश्न है, किनका नाम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इनमें से बताएं। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कौन से विद्वान नहीं है, देखें। एडवर्ड टायलर धर्म से रिलेटेड हैं, इमाइल दुर्खीम भी हैं, मैक्स मूलर भी धर्म की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत देते हैं। मैक्स वेबर जो है धर्म की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत नहीं देते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रश्न परीक्षा में खूब आए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के स्वरूप रूप में परिभाषित किया है? तो धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में किसने परिभाषित किया है भैया? इमाइल दुर्खीम ने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म का कार्य क्या है? 17, 18, 20 में लगातार प्रश्न पूछा गया। धर्म का कार्य क्या है इनमें से? समाज धर्म का कार्य क्या है? समाज में एकता पैदा करना, बिल्कुल। सामाजिक नियम नियंत्रण को बनाए रखना, एक बिल्कुल ठीक है। पवित्र और पवित्र में भेद करना, बिल्कुल डी ऑप्शन। क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या गलत है, क्या सही है? समाज में नियंत्रण और एकता का स्थापना धर्म के द्वारा ही संभव पाती है। डी ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ओके। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है भैया, किसने सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर का अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था या प्रयोग किया था? सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर की बात किया है तो समाज का इन्होंने कहा कि समाज क्या है, एक सावयव की भांति काम करता है। समाज किसके रूप में काम करता है? समाज एक सावयव की भांति काम करता है। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अब सावयव क्या है भैया? सावयव क्या था? तो ये ध्यान रखिए, समाज का सावयवी सिद्धांत, ठीक है। सावयवी सिद्धांत किसने दिया? समाज का किसने दिया? समाज के विकास को लेकर के सावयवी सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर बेसिकली प्रभावित थे किससे? डार्विन से। डार्विन कौन था? उद्विकासवाद के सिद्धांत दाता हैं कौन? चार्ल्स डार्विन, जो कि एक जीव शास्त्री थे। उनके एक प्रकार से वाद से प्रभावित थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से जीवों का विकास है, जिस तरीके से मनुष्य के शरीर सभी अंगों का विकास होता है, ऐसे ही समाज एक सावयव की भांति, एक शरीर की, सावयव माने शरीर, तो समाज एक शरीर की भांति होता है। जिस तरीके से शरीर के तमाम अंग होते हैं, उसी तरीके से समाज के भी विभिन्न अंग, संस्था, समूह, ठीक है, परिवार, ये सब एक प्रकार से, विवाह, ये सब एक प्रकार से समाज के समाज के एक अंग हैं। जिस तरीके से यानी समाज एक शरीर है, और जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, मुंह, ये सब, जीभ, त्वचा, ये सब होते हैं शरीर में, ऐसे ही समाज के तमाम प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। और समाज के विभिन्न अंगों में भी विकास होता है, ठीक है, और शरीर का भी विकास होता है। जिस तरीके से ऐसे ही समाज का विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी इन चीज़ों की, ठीक है। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा किसने दी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य और आंतरिक तत्वों का विभेद किया है? तो सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के बाह्य और आंतरिक तत्वों का भेद किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का। परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसने दी है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा को दिया। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सी? एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री हैं। जी.एस. घुरिया भारतीय समाजशास्त्री हैं। डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है। प्रश्न पूछा गया था, डी.पी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या? धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रभु जाति माने होता है बड़ी जातियां, उच्च जातियों को प्रभु जाति कहते हैं। प्रभु जाति देखिए, एक होती संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण क्या होता है? जब प्रभु जातियों के क्रियाकलाप, प्रभु जाति जो लोग काम, जैसे उच्च जाति के लोग जो क्रियाकलाप, जो काम, जो पहनावा ओढ़ावा करते हैं, वही जब निम्न जाति के लोग अपनाने लगते हैं, तो वही होता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किसकी अवधारणा भैया? संस्कृतिकरण की अवधारणा आपसे पूछेगा किसने दी है? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। संस्कृतिकरण क्या होता है कि अपनी ही संस्कृति में जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण जो जैसा काम करते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, वैसा ही खान पान, रहन सहन अगर शूद्र लोग करें या ठाकुर लोग करें या वैश्य लोग करें, तो वो हो जाएगा संस्कृतिकरण। ऐसे ही जो निम्न जातियाँ होती है, जैसे शूद्र लोग अगर वैश्य का जो है अपनाने लगे, जो है ब्राह्मण का अपनाने लगे, ठीक है, या इस तरीके से जो है ऐसे एक छोटी जाति एक बड़ी जाति के क्रियाकलापों को, उनके ऐसा व्यवहार करने लगे, उनके मूल्यों को अपनाने लगे, तो वही प्रक्रिया सामाजिक संस्कृतिकरण कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और संस्कृतिकरण की परिभाषा को देते हुए प्रभु जाति की अवधारणा को भी स्पष्ट किया डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने। बड़े अच्छे प्रोफेसर थे ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीय समाजशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित स्वरूप में
व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सामाजिक संरचना को व्यवस्थित स्वरूप में सबसे पहले किसने एक प्रकार से जो है प्रस्तुत किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? 2023 में सब प्रश्न पूछे गए हैं, 24 में विभिन्न विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, बताएं। तो कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से रिलेटेड नहीं इनमें से? देखिए, सामाजिक आंदोलन कोई सामाजिक तत्व नहीं है, या एक प्रकार से सामाजिक संरचना का कोई तत्व नहीं सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक संस्था एक तत्व है, सामाजिक अंतरक्रिया भी तत्व है, और सामाजिक मूल्य भी एक तत्व होते हैं सामाजिक संरचना के। सामाजिक संरचना में सामाजिक मूल्य शामिल है, सामाजिक संस्थाएं शामिल है, सामाजिक अंतरक्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन तो सामाजिक विकास का एक रूप होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते? प्रकार माने टाइप। ठीक है, तो सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं। किसने कहा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसको किसने कहा है भैया? फिर कुछ प्रकार होते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा इसको। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आर ब्राउन मतलब रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में किया? परिस्थिति क्या होती है? सिचुएशन। मैंने आपको मॉडल महासंग्राम वीडियो में समझाया। महासंग्राम वीडियो में लगभग 5-6 टॉपिक मैंने 7-8 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो आप महासंग्राम रिवीजन क्लास देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा परिस्थिति क्या। परिस्थिति माने सिचुएशन। समाज में आपकी क्या भूमिका, समाज में आप किस पद पर हो, अपने पद पर रहते हुए आपकी क्या सिचुएशन है, समाज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या आप किस पद पर हो, वही आपकी परिस्थिति डिनोट करता है। तो एक होती प्रदत्त, यानी कि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो वैसे पहले से आप उच्च हो, तो ये हो गई प्रदत्त परिस्थिति, यानी कि आपके बप्पा के द्वारा जो आपको मिल जाए वही प्रदत्त होती। प्रदत्त माने मिल जाए, अपने आप मिल जाए, कुछ करना वरना ना पड़े, वही प्रदत्त होती है। और अर्जित माने जो मेहनत करके एकदम से खून पसीना बहाए कमावा जाए, वो अर्जित होता है। यानी जो अपने दम पर कमाओ वो है अर्जित, और जो बप्पा से मिल जाए, या बप्पा का उनके बप्पस मिला है और उनके बप्पा का उनके बप्पस मिल गया है, ऐसे खेत पात ऐसे मिलत चला हुआ है। ठीक है, तो वो का हुए भैया, वो हुए प्रदत्त। प्रदत्त माने मिल गया है। ठीक है, प्राप्त हो गया है हमको, ऐसे प्राप्त हो गया बिना मेहनत के ही। और अर्जित का मतलब क्या होता है? जैसे हम पैदा हो गए तो जो हमको मिला वो प्रदत्त है। अर्जित क्या है? जो हम पैदा होकर के बड़े हुए, हमने मेहनत किया, कमाया, खूब ज़्यादा मेहनत करके फिर कमाया, वो होगा प्रदत्त। ठीक है, मतलब वो होगा अर्जित। क्लियर? तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया प्रदत्त और अर्जित में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो टी.एस. इलियट ने एक प्रकार से किया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। देखिए, मैंने बताया था कूले ने समूहों को दो भाग में बांटा था। कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक समूह में। ठीक है, तो कूले महोदय ने प्राथमिक समूह का उदाहरण किसको दिया है? तो प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? 2024 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, परिवार क्या है? प्राथमिक समूह है। परिवार क्या है? प्राथमिक समूह होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की भैया? आगबर्न महोदय ने प्रस्तुत करी। मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक विलंबना भी समझा था, 2024 में प्रश्न पूछा गया। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। मैकाइबर ने लिखा है सोसाइटी पुस्तक को। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण की संस्था कौन सी है? देखिए, सामाजिक नियंत्रण परिवार के द्वारा भी लागू होता है। परिवार भी व्यक्तियों को नियंत्रण रखता है और राज्य भी रखता है, और साथ ही साथ धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन में क्या कर लेंगे? धर्म लिख लीजिएगा, और डी ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिख लेंगे? डी ऑप्शन में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आल आप दी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। एक और मैं प्रश्नों को और भी दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। बिल्कुल चिंता न करें आप सभी लोग। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। लगातार मैं चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, तो चिंता बिल्कुल भी आप ना करें। बहुत क्वेश्चन सभी मैंने और रखे हैं। चलें, चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। हाँ, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक जो है इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? समाजशास्त्री लोग क्यों नहीं मानते थे भारतीय चिंतन को समाजशास्त्र के अंतर्गत? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए नहीं मानते थे भैया। क्यों नहीं मानते थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं मानते थे बताइएगा सभी लोग। इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि यह धर्म और दर्शन पर आधारित था। बिल्कुल, मतलब कि ये धर्म और दर्शन पर आधारित था, इसलिए नहीं मानते थे। मतलब कि ये नहीं था, तो ये धर्म और दर्शन पर आधारित सभी के यहाँ पर होता है, यानी इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। यानी कि आगे देखेंगे,
ये तार्किक और व्यवहारिक नहीं था, यही वजह थी, तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। इसी वजह से एक प्रकार से सामाजिक चिंतन को, जो भारतीय सामाजिक चिंतन है उसको एक प्रकार से नहीं मानते हैं लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि ये तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रवादी समाजशास्त्री कौन है? जीएस घुरिये। मैंने बताया था जीएस घुरिये जो है भारत के बड़े विद्वान आदमी हैं, ठीक है। गोविंद सदाशिवराव घुरिये, इनका पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिवराव घुरिये। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया इनको लेकर के, गोविंद सदाशिवराव घुरिये, ठीक है। सदा यहाँ पर करें, सदाशिवराव घुरिये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, समाजशास्त्र ना तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024, 23, 22 सब में पूछा गया है। 2020 में भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो इस किसने कहा कि समाजशास्त्र ना तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि यह तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है? बहन है। इसको कहा था ब्रांस और बेकर ने। नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, किसने कहा कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने? किसने कहा? फटाफट से बताएंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब में आया हुआ है। 24 में भी प्रश्न ये पूछा गया था, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, इसको क्रोबर महोदय ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है कि फ्रेजर जादू को मानते हैं, फ्रेजर महोदय जादू को क्या मानते हैं? तो फ्रेजर महोदय जादू को क्या मानते हैं? आभासी विज्ञान मानते हैं, यानी जादू क्या है? एक आभासी विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह और शब्द का प्रयोग किया? तो बाह्य समूह और एक प्रकार से अंतः समूह में समूह किसने बांटा था? ग्राह समनाथ ने बांटा था। चार्ल्स कुरे ने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों को बांटा था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे, सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। देखें, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक क्रिया की बात कौन करते हैं? सामाजिक क्रिया, सामाजिक सत्ता की बात कौन करते हैं? सत्ता तेवदाड़ा, मैक्स वेबर, बिल्कुल। टानीज महोदय जेमिन सॉफ्ट की बात करते हैं। लोकाचार जॉनसन नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यही सुमेलित नहीं, बाकी तीनों सुमेलित हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा, किसने कहा? तो क्रोबर महोदय ने कहा। यह प्रश्न एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसकी इतना इंपॉर्टेंट कोई मतलब प्रश्न आपको पुस्तक में नहीं मिलेगी। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक सेमेस्टर में आता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पुस्तक लिखी है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने। किसने लिखी? योगेंद्र सिंह, भारतीय समाजशास्त्री हैं। ये बेसिकली सारे भारतीय समाजशास्त्री इनमें से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया जाता है? तो सामाजिक अवलोकन पद्धति जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। 2023 और 2024 दोनों में प्रश्न पूछा गया, 2025 ये में भी प्रश्न आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे भैया, अगर आपको एक प्रकार से इन सभी सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की लिखित की सबकी PDF वगैरह चाहिए, कोर्स में आपको ज्वाइन होना है। हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 91, 61, 93, 60, 62 आपके लिए बहुत ही बड़ी व्यवस्था कर दी गई है नवरात्रि में विशेष छूट के द्वारा। आपको एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट की नहीं, बल्कि आपके 5 यानी कि सारे सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट बोलेंगे क्या, सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में हो जाएगी। आपको SMS करना है 91 से 93 60 62 पर अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने एक प्रकार से आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट्स के नाम, यानी आपका क्या क्या विषय है उस विषय का नाम लिख दीजिएगा। आपको एक प्रकार से ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट की PDF, आप जो क्लास अभी देख रहे थे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ऐसे 2-3 वीडियो भी और आएगी, ठीक है। कई विश्वविद्यालय से क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करके आपके लिए लाता हूं और ये क्वेश्चंस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आप इन सभी को एक प्रकार नोट डाउन करेंगे और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट के रूप में आप क्वेश्चन पेपर घर पर बैठ करके 1-2 बार हल करेंगे, ठीक है, उसके अंदर फिर उत्तर आकर के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको एक प्रकार से बड़ी बेनिफिट्स होगा और आप टॉप कर जाओगे। अगर आपने एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन हो गए तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बड़बोली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर चुका हूं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मुझे पता है कि आप अगर इतना चीज़ों को याद कर लेंगे या कर लेंगे या जो मैं बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं जो आपको मतलब कि रोक सके टॉप करने से। तो बस आपको अगर टॉप करना है, आपको बहुत आगे तक जाना है, आप अभी ज्वाइन हो जाए हमारे साथ 91 193 60 62 में। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारे PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे। PDF
PDF का बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो तुरंत आप SMS करके ज्वाइन हो जाएं। एक सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट के PDF आपको वहाँ पर मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप SMS करेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके आपको ऐड हो जाना है। मान लेते हैं आप गूगल पे, फोन पे या UPI माध्यम नहीं चलाते हैं, तो आप किसी लोग बाणी से किसी कैफे पर जाकर करवा सकते हैं, या आपके आरी पड़ोस में कोई बच्चा चलाता होगा, उससे आप कह करके डलवा सकते हैं, ठीक है। बट उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा, या जिस नाम से आपने भेजा, हालांकि स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे सभी लोग चलाते होंगे, आपके घर में कोई ना कोई तो एक आध लोग ऑनलाइन पे वे चलाते होंगे, तो उससे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, फिर मिलेंगे हम इस तरीके से तमाम प्रकार की वीडियोस, और ऐसे आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर और भी कभी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो तमाम क्वेश्चंस आपके समक्ष आते रहेंगे। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो करते रहिएगा भाई। चलें, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लगातार आपको और देता रहूँगा। अगर आप लोग लगातार इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, जितना व्यू आएगा उतना ही एक प्रकार से मैं और भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आपको एक प्रकार से मैं बैठने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो कोर्स लेने में देरी बिल्कुल भी ना करें। फटाफट से अब जितना जल्दी आप कोर्स ले लेंगे उतना आपका ही फायदा होगा। बाकी आपको एक प्रकार से क्लासेस यूट्यूब पर तो मिल ही रही धुआंधार तरीके से, आप देखें, एंजॉय करें और पढ़ें खूब दबा करके। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। यह कथन किसका कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति का एक प्रकार से क्या है, पर्यावरण होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैकाइबर ने इस कथन को कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोकबेज शब्द का सृजन किसने किया। फोकबेज पुस्तक को किसने लिखा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फोकबेज पुस्तक को किसने लिखा है, फोकबेज पुस्तक को लिखा ग्राह समनर ने। तो फोकबेज पुस्तक के लेखक हैं ग्राह समनर, ठीक है। पुस्तक के लेखक, ध्यान से प्रश्न, पुस्तक के लेखक कौन है, समनर महोदय हैं। लेकिन फोकबेज शब्द किसने गढ़ा, किसने सृजन किया। तो फोकबेज शब्द सबसे पहले एक प्रकार से किसने जो है प्रयोग किया है, मैकाइबर ने प्रयोग किया है। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया। द्वितीयक समूह को शीत जगत नाम किसने दिया, चार्ल्स कूले महोदय ने दिया। द्वितीयक और प्राथमिक समूह की बात जहां कहीं पर भी हो आप चार्ल्स कूले लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने देते हैं। कौन देते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय लघु समुदाय की अवधारणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइबर पेज ने कहा। 2024, 25, 26 सब में प्रश्न आएगा ये 100%। ये लेक्चर केवल 2025 की परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि आने वाले 30 तक की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही बेनिफिट्स होगा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, इसको लिखा बेनेडिक्ट महोदय ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की बात कौन करते हैं, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। अभौतिक और अभौतिक संस्कृति या सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा, ये सब बात कौन करता है, आगबर्न महोदय करते हैं। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कथन किसने कहा है या किसने दिया कि समाज स्वयं अद्भुत है। समाज स्वयं अद्भुत है, किसने कहा, समाज स्वयं अद्भुत है, दुर्खीम महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। किसने कहा, मैकाइबर ने कहा। किसने कहा भैया, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, मैकाइबर, इसीलिए रिपीटेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2023 में भी आया है प्रश्न, 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। संस्कृति का मुख्य वाहक भवन, प्रतीक, सड़कें या व्यक्ति। संस्कृति का प्रमुख वाहक कौन होता है, व्यक्ति। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और शिक्षित कौन होता है, व्यक्ति होती है। सड़कें शिक्षित थोड़ी होंगी, भवन शिक्षित थोड़ी ना, प्रतीक। संस्कृतियाँ आपके दादा आपके पापा को बताए होंगे, आपके पापा आपको बताएंगे, आप अपने बच्चे को बताओगे, इस तरीके से विकसित होती चली जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमिका समुदाय परिस्थिति समुच्चय और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दी है, बताएं। भूमिका समुच्चय की बात कौन करता है, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय और परिस्थिति श्रृंखला, ये तीनों अवधारणाएं दी है किसने, रॉबर्ट के मर्टन महोदय ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपके लिए एक प्रकार से मैं तैयार करता रहूँगा। आगे भी और क्वेश्चन मैंने रखे हैं, उसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। वीडियो को शेयर करते रहेगा भाई, मैं और मेहनत आपके लिए करूँगा। वैसे मैंने बहुत मेहनत आपके लिए करी है। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अगर चाहिए, आप कमेंट करके बताओ, हाँ गुरुजी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हमको चाहिए, और कोर्स में आप फटाफट से ज्वाइन हो जाएं। चलें, मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से कोर्स इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि हर बच्चा ज्वाइन कर पाए। तो आप लगभग 20-20 हज़ार बच्चे देखते हैं, लेकिन आप बहुत कम लोग एक प्रकार से SMS करते हो कोर्स के लिए। क्यों,
क्यों इतना डर क्यों रहे हो भाई? डरना किस बात का है? मात्र 100 रुपये की बात है। इंटर के बच्चों को लोग एक प्रकार से, जो इंटर के टीचर हमारे कई दोस्त, वो एक प्रकार से 2-2 हज़ार रुपये का कोर्स इंटर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आप सोच रहे 3-3, 4-4 हज़ार का आप बीए में एडमिशन लिए हो। आप मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से अगर आप यूट्यूब से पढ़ लोगे तो आपका क्या एक प्रकार से हर्जा होगा। और आप ये ना सोचे कि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो एक प्रकार से हमारा हो जाए, मतलब यूट्यूब से पढ़ेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मात्र 100 रुपये में आप एक प्रकार से बहुत बेनिफिट्स होगा आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ों को आप जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बहुत ही फेमस पुस्तक है। किनशिप माने क्या होता है? नातेदारी। किनशिप माने क्या होता है? नातेदारी। रिश्तेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? रिश्तेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में एक प्रकार से जो रिश्तेदारी को लेकर के बात बताई, किसने बताई? पुस्तक किसने लिखी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? श्रीमती इरावती करबे। इन्होंने एक प्रकार से अपना पूरा जीवन किनशिप मतलब कि रिश्तेदारी को लेकर के बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इन्होंने, श्रीमती इरावती करबे ने। अगला प्रश्न है, ये महिला समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? तो इमाइल दुर्खीम ने दी। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो दुर्खीम ने के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है? सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है? केवल बाह्यता और केवल बाध्यता, दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत जो है इमाइल दुर्खीम ने दिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या निम्न में से कौन सा सुमेलित है इनमें से? देखें, धर्म को लेकर के जो आत्मावाद दिया, धर्म को लेकर के, धर्म के उत्पत्ति को लेकर के जो टाइलर महोदय थे, इन्होंने आत्मावाद दिया। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि सुमेलित। कौन सा सुमेलित है पूछा गया है ना, तो बिल्कुल यही सुमेलित है, आत्मावाद टाइलर, बिल्कुल। बाकी ये मानववाद ये गलत है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत ये दुर्खीम ने दिया है, ठीक है। प्रकृतिवाद ये सब इनके नहीं दिया है। तो क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्म के आत्मावाद के सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो धर्म के आत्मावाद से रिलेटेड कौन है भैया? ई.बी. टाइलर, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस लेखक को चिन्हित कीजिए जिसने स्वयं को एक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के से रिलेटेड एक प्रकार से अध्ययन किया। किससे? सामाजिक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित काम बहुत किया है। किस विद्वान ने? दुर्खीम ने बड़ा काम किया इसको लेकर के, ठीक है। इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने काम किया है? इमाइल दुर्खीम ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रॉबर्ट जो है रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार ये एक प्रकार से परिवार जो होता है मातृसत्तात्मक परिवार होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी परिवार जब शुरुआत परिवार की हुई थी तो माताएं प्रधान होती थी, पुरुष नहीं, ठीक है। आजकल पुरुष प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? 2023 2024 दोनों में प्रश्न पूछा गया था। तो विवाह के मतलब पिता के भाई, आपके पिता के भाई की पत्नी जो होती हैं वो एक प्रकार से क्या है? आपके विवाह संबंधी स्वजन है, प्राथमिक स्वजन है, द्वितीयक या तृतीयक या समरक्त स्वजन। तो एक प्रकार से द्वितीयक स्वजन होती हैं। यानी पिता के भाई, आपके पिता के भाई कौन हो गए? आपके चाचा। उनकी पत्नी क्या हो जाएंगी? आपकी चाची। यानी चाची जो होती हैं ये द्वितीयक संबंध होती हैं, द्वितीयक रिश्तेदार होती हैं, यानी द्वितीयक एक प्रकार संबंधी होती हैं। प्राथमिक कौन होते हैं? आपके भाई, आपकी सिस्टर, आपके माता पिता प्राथमिक होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी कहा जाएगा? मतलब नहीं कहा जाएगा। द्वितीयक नातेदारी किसको नहीं कहेंगे आप भैया? द्वितीयक नातेदारी किसको नहीं कहा जा सकता है? तो भाई की पत्नी को एक प्रकार से, भाई की पत्नी जो होगी द्वितीयक नहीं होगी, प्राथमिक ही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का भाई की पत्नी, मतलब भाई की पत्नी एक प्रकार से विवाह संबंधी रिश्तेदार होगी, ठीक है, विवाह संबंधी होगी, रक्त नहीं। अगला प्रश्न, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 2023 2024 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबिन फॉक्स महोदय इस पुस्तक को लिखते हैं। कौन व्यक्ति हैं? रॉबिन्स फॉक्स। क्या नाम है उनका? रॉबिन्स फॉक्स, ठीक है। रॉबिन्स फॉक्स ने इस पुस्तक को लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मैं एक प्रकार से देता रहूँगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए होंगे। लगभग 200 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए होंगे। इतनी जानकारी वीडियो में मैंने आपको दे दी है, इतनी जानकारी आप कहीं और नहीं पाएंगे, ठीक है। चलें, तो आप फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 2024 में प्रश्न पूछा गया है। इनमें से देखिए, परिस्थिति की अवधारणा कौन दी है? बिल्कुल परिस्थिति की अवधारणा R.K. मार्टन देते, बाकी सब गलत है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूम नहीं करा था कमल खरीद। सामाजिक भौतिकी की बात ये नहीं करते। सामाजिक भौतिकी की अवधारणा कौन देते हैं? अगस्त काम्टे।
आगे देखेंगे। तो पहला प्रश्न का आपका उसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिंटन ने अपनी पुस्तक में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद किया, उस पुस्तक का क्या नाम है? लिंटन महोदय ने, राल्फ लिंटन महोदय ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को बांटा, उनकी उस पुस्तक का क्या नाम है? द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन और द स्टडी ऑफ कल्चर दोनों पुस्तकें एक प्रकार से बेसिकली हैं, हालांकि द स्टडी ऑफ मैन ज़्यादा बेटर है, या द स्टडी ऑफ कल्चर भी एक प्रकार से आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब कई जगहों पर अलग अलग मिलता है। प्रदत्त परिस्थिति, उस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है उपलब्धियों के द्वारा नहीं, शिक्षा के द्वारा नहीं, जन्म से, बिल्कुल, योग्यता के द्वारा नहीं, जन्म से, यानी कि योग्यता के द्वारा, उपलब्धियों के द्वारा और शिक्षा के द्वारा कौन? ये अर्जित परिस्थिति एक प्रकार से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, मूल परिस्थिति की अवधारणा किसने दिया था? तो मूल परिस्थिति की अवधारणा 2024 में प्रश्न पूछा गया था। मूल परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? राल्फ लिंटन महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से ही निवेदन है, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें भाई, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आपको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, जो प्रक्रिया विविध समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो प्रक्रिया विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसको बोलते हैं सहयोग। 2024 में प्रश्न पूछा गया था, समाज में सहयोग होता है, एक दूसरे को जोड़ते हैं, को रिलेशन। किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बताएं। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने किया था। 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 2025 में आएगा, यानी कि ये जो 25 पेपर यानी कि अभी जो होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समाज का उल्लेख किया है, बताएं। यांत्रिक समाज का किसने उल्लेख किया है भैया? इमाइल दुर्खीम जो है यांत्रिक समाज की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया जो है, जैसे सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, व्यवस्थापन भी, सात्मीकरण भी हो गया, ये सब क्या है? यानी किसी की सात्मीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कि एक भाषा, एक समूह को सभी लोग आत्मसात करते हैं, तो वही सात्मीकरण की प्रक्रिया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या है? प्रश्न आ चुका, जब प्रतिस्पर्धा नियमों की सीमा के बाहर निकल जाती है तब वह रूपांतरित हो जाता है, बताएं। तो जब एक प्रकार से ऐसा होता है, तो एक प्रकार जब प्रतिस्पर्धा नियमों की सीमा से बाहर निकल जाती है तब वह रूपांतरित हो जाता है किसमें? कन्फ्लिक्ट में, संघर्ष होने लगता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो होता है वो एक प्रकार से उसमें कोई मारधाड़ नहीं होती है, लेकिन संघर्ष में एक प्रकार से एक दूसरे का लोग खिंचाव करना सीख जाते हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास आप देख लीजिएगा, मैंने बताया, उसमें क्लियरिफिकेशन करके हर एक चीज़ को समझाया, मैंने हर एक टॉपिक को उसमें क्लियर किया है। आगे देखें, किस विद्वान ने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है? तो मतलब किस विद्वान ने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है? कोजर महोदय ने, एक प्रकार से कोजर महोदय ने प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया है समाज के। अगला प्रश्न, किसने कहा कि जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने के मान्य या स्वीकृत ढंग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछा गया है। जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने के मान्य या स्वीकृत ढंग होते हैं, मैकाइबर और पेज ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइबर और पेज ने कहा था। ध्यान रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आप लोगों ने समझे और जाने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इन सभी की पीडीएफ जो भी आपने अभी क्लास देखी ऑब्जेक्टिव की, ये पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको करना क्या है, और यही नहीं बल्कि आपकी 200 क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स आपको आने वाली है जल्दी। क्वेश्चन पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है, और उसका हल भी आपको मिलेगा। यानी बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। आप एसएमएस करेंगे 91 61 93 60 62 पर, ठीक है, और एक प्रकार से आप ग्रुप में ज्वाइन आपको कर दिया जाएगा। आपको अपना नाम बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, और अपने सब्जेक्ट्स के नाम एक प्रकार से लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम, आपका एक प्रकार आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ आपको एक प्रकार से जो है वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको एक प्रकार से जो लाइव क्लास होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा, आपका बेनिफिट्स होगा, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे, और इसमें आपका को करिकुलर से लेकर के आपका मेजर माइनर सबकी तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी। आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती रहेगी। आप नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट फटाफट से लिख करके भेजें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मात्र 100 रुपीज़ आपके सारे सब्जेक्ट की फीस, सभी सब्जेक्ट की फीस रखी गई मात्र 100 रुपीज़ में। आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की भी पीडीएफ मिलेगी यहाँ पर, और एक प्रकार से आपको सब्जेक्टिव की भी, यानी कि जो लिखित टाइप के होंगे उनकी भी आपको मिलेगी, यानी दोनों टाइप की मिलेगी। आपका जो मर्जी हो आप पढ़ें आराम से। इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की तैयारी वाले बच्चे हैं उनका बड़ा
बेनिफिट्स होने वाला। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उनको एक प्रकार से क्या लगेगा अंदाजा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं, और लिखित वालों को भी मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता न करें, आप फटाफट से 91 193 67 कर SMS करके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आप लोगों ने कल देखा होगा संस्कृत का एक प्रकार से मॉडल पेपर मैंने दिया था। संस्कृत से में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने डिस्कस किया, इसमें संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण, तो इसका भी ऐसे ही मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया है। संस्कृत का भी PDF आपको मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, सारे सब्जेक्ट का। हिंदी का भी क्लास ऑब्जेक्टिव की मैंने नहीं ली है। हिंदी के कई विश्वविद्यालय के पेपर जो 2022, 23, 24 में हुए थे वो सब भी मैंने सॉल्व करवा, वो भी आपको उनकी भी वीडियोस आपको सेंड कर दी जाएगी। PDF भी आपको विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको सॉल्व करवाया जाएगा, उसकी भी PDF आपको मिलती रहेगी। तो बड़ा बेनिफिट्स होगा अगर आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। फटाफट से SMS करके आप जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपीज़ में ही सारी चीज़ें कर दी गई हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों के कहने पर ही कोर्स मतलब कि लॉन्च किया गया है। बाकी मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाता था और अभी भी यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपको जो PDF वगैरह मिलेगी वो आपको ग्रुप में मिलेगी, और जो है एक प्रकार से वो सारी कुछ क्लासेस आपको वहाँ पर प्राइवेट में भी मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है जब आप ग्रुप से जुड़ते हैं। तो ठीक है, फटाफट से SMS करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।